हेलो टू ऑल। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक अब्बासी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। अब्बासी क्रांति के बारे में ये बताया गया है कि उमैयद वंश को मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आपको यहाँ मैं मुख्य पॉइंट्स बता रही हूँ, यहाँ से आप इसे लिख भी सकते हैं एज अ नोट्स, जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, आप इसे लिख लेंगे। अब्बासी क्रांति के बारे में क्या बताया है, मुख्य बात है उमैयद वंश की मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 1750 ईस्वी में मक्का मूल के अब्बासियों ने, यानी मक्का में रहने वाले जो लोग थे वो अब्बासी थे, उन लोगों ने, जो कि पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंश के थे, पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास वंश का था, उसके जो पीढ़ी थी वो अब्बासी कहलाए और वो मक्का के रहने वाले थे। उन लोगों ने उमैयद वंश के शासन को समाप्त कर दिया था 1750 ईस्वी में। अब्बासियों ने उमैयदों को एक बुराई के रूप में चित्रित किया। पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित किए गए मूल इस्लाम को पुनर्स्थापित करने का संकल्प दोहराया। जो अब्बासी थे वो ये कहते थे कि उमैयदी वंश के जो लोग हैं वो चारित्रिक रूप से या कहें सांस्कृतिक रूप से सही नहीं है, इस वजह से उन्हें समाप्त करके यहाँ पर वापस से पैगंबर मोहम्मद के वंशजों को ही स्थापित होना चाहिए और पैगंबर मोहम्मद को स्थापित करने के लिए उन्होंने मूल इस्लाम को पुनर्स्थापित करने की ठानी और ऐसा करने के लिए उन्होंने उमैयद वंश के जो शासक थे उन्हें समाप्त कर दिया। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में कमी आई और ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ा, क्योंकि जो अब्बासी शासक थे, जो अब्बासी लोग थे, वो लोग ज़्यादातर ईरानी संस्कृति को अपनाए हुए थे, ज़्यादातर उसे ही फॉलो करते थे। इसलिए अब्बासियों से पहले उमैयद वंश, जो कि अरबी शासन को, अरबी संस्कृति को अपनाए हुए था, और जैसे ही उमैयद वंश का समापन हुआ वैसे ही अरबी संस्कृति भी समाप्त हुई और अब्बासी संस्कृति के साथ में ही ईरानी संस्कृति भी स्टार्ट हो गई थी। अब्बासियों ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। इधर आप अंडरलाइन भी कर लेंगे और लिख भी लेंगे कि अब्बासियों ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया, बगदाद को बनाया था, और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। साथ में जो इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को अपनाए हुए थे उन लोगों को और इस्लामी धर्म से संबंधित जो भी संस्थाएं बनी हुई थी उन सब संस्थाओं को अब्बासियों ने संरक्षण देना स्टार्ट किया और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना स्टार्ट किया। इस तरीके से अब्बासी क्रांति किस प्रकार से फैली मक्का में, अब्बासी जो कि पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, उसके चाचा के वंशज थे, उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद की इस्लामी धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए उमैयद वंश को समाप्त करते हुए अपना शासन स्थापित किया। ईरानी संस्कृति को फॉलो करते हुए उन्होंने इस्लाम धर्म से संबंधित लोगों और संस्थाओं को संरक्षण देना स्टार्ट किया। इस तरीके से अब्बासी क्रांति पूरे क्षेत्र में फैल गई। अगला जो टॉपिक है तुम्हारा वो है खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। किस तरीके से सल्तनतों की उदय हुई, और जब सल्तनतों का उदय हुआ तो उसके साथ में खिलाफत का भी विघटन हुआ। जैसे कि दूर दराज के प्रांतों में बगदाद का नियंत्रण कम हो जाने के कारण अब्बासी राज्य अपेक्षाकृत कमज़ोर हो गए और फलस्वरूप उनकी सत्ता मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। जब अब्बासियों ने मक्का के क्षेत्र पर और आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया था तो उस समय में क्या स्थिति थी कि मक्का का नियंत्रण आसपास के क्षेत्रों में अधिक था। और इस नियंत्रण के कारण उन्होंने काफ़ी सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर रखा था, पर समय बीतने के साथ साथ अब्बासियों का ये जो नियंत्रण है वो ढीला पड़ने लगा, उनका नियंत्रण कमज़ोर होने लगा। बगदाद जिस क्षेत्र को उन्होंने अपनी राजधानी बना रखी थी उस क्षेत्र का भी जो नियंत्रण है अन्य क्षेत्रों में कमज़ोर पड़ने लगा, अन्य क्षेत्र अलग होने लगे और अब्बासियों का नियंत्रण अब केवल और केवल पश्चिमी ईरान और मध्य इराक के क्षेत्र तक ही रह गया था। साथ में 945 ईस्वी में ईरान के बुवाही नामक शिया
वंश ने बगदाद पर अधिकार कर लिया था। अब एक नया वंश आ गया, अब्बासी वंश को उनके पद से हटाते हुए 945 ईस्वी में मुस्लिमों का ही एक जो भाग है शिया वंश, उन्होंने बगदाद पर अधिकार कर लिया, जिसके साथ खलीफा की पदवी के स्थान पर अब शहंशाह की पदवी धारण की गई। पहले जो शासक था, जो राजा था, वो खलीफा कहलाता था ईरान, इराक और इस्लामी धर्मों में, अब वो शहंशाह कहलाने लग गया था। और 969 ईस्वी में फातिमी खिलाफत की स्थापना हुई, जिसने मिस्र की प्राचीन राजधानी फुस्तात के स्थान पर नए शहर काहिरा को अपनी राजधानी बनाया। अब क्या हुआ, फातिमी खिलाफत की स्थापना एक हुई, उसके साथ ही मिस्र में जो पहली पुरानी राजधानी थी फुस्तात, उसे हटा करके नई राजधानी काहिरा को स्थापित कर दिया गया था। अगला जो टॉपिक है वो है तुम्हारा तुर्की सल्तनत का उदय। तुर्की सल्तनत का उदय किस तरीके से हुआ है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत का उदय माना जाता है। तुर्क और तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों के खाना बदोश कबालियाई लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। तुर्क और तुर्कानिस्तान के आसपास में रहने वाले जो कबीलों के रूप में कबालियाई लोग थे, उन लोगों ने धीरे धीरे मुस्लिम धर्म को अपनाने स्टार्ट कर दिया और वो इस्लाम में सम्मिलित हो गए। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतिगीन ने की थी। इधर आप अंडरलाइन करोगे, याद भी रखोगे कि गजनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अल्पतिगीन ने की थी, जिसे गजनी के महमूद गजनवी ने सुदृढ़ बना दिया। स्थापना करने वाला अल्पतिगीन था, पर इस गजनी के क्षेत्र को अधिक शक्तिशाली बनाने वाला जो शासक था वो था महमूद गजनवी। गजनी के महमूद की मृत्यु के पश्चात सल्जुक तुर्कों ने 1037 ईस्वी में खुरासान को जीत करके निशापुर को अपनी राजधानी बनाया। अब क्या हुआ कि गजनी की जैसे ही मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के जस्ट बाद में सल्जुक तुर्कों ने 1037 ईस्वी में खुरासान को जीत लिया और निशापुर को अपनी राजधानी बना लिया। 1055 ईस्वी में उन्होंने बगदाद को अपने अधीन कर लिया और खलीफा ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि दे दी। इस तरीके से अब उन तुर्कों ने 1055 ईस्वी में बगदाद को अपना अधिकार में ले लिया, उन पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और साथ ही उन्होंने खलीफा ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि दे दी थी। यहाँ से सुल्तान पद की स्टार्टिंग हो गई थी। अब बात जो करेंगे अपन धर्मयुद्ध के बारे में करेंगे। 1095 ईस्वी में माना जाता है कि पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर के पवित्र स्थान जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। 1095 ईस्वी में बाइजेंटाइन का जो सम्राट था जो पोप था, उसने बाइजेंटाइन के सम्राट के साथ मिलकर के कहा कि अपने धर्म को बचाने के लिए हमें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध उसने जेरूसलम में किया क्योंकि वो धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए किया गया था, इसलिए वो धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। और इसी समय से लेकर के यानी 1095 से लेकर के 1291 ईस्वी तक का जो समय था, इस समय में ईसाई और मुसलमानों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, क्योंकि पोप चाहता था कि हमारा ईसाई धर्म बचा रहे और मुस्लिम चाहते थे कि हमारा धर्म आगे बढ़ जाए। इसलिए मुस्लिम धीरे धीरे ईसाइयों को अपने धर्म में मिला रहे थे। किसी न किसी तरीके से वो ईसाइयों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और काफ़ी सारे ईसाइयों ने ये अपनाया भी। परंतु क्योंकि पोप को ऐसा लगा कि हमें अपने धर्म को बचाना है, इस हेतु उन्होंने इस्लाम धर्म के साथ में कई सारे युद्ध किए। ये धर्म युद्ध कहलाया था। ऐसे युद्ध कब से कब तक हुए? 1095 से 1291 ईस्वी तक हुए हैं। इन लड़ाइयों को धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। पहला जो धर्म युद्ध था वो प्रथम धर्म युद्ध
कब लड़ा गया है आपका? ये लड़ा गया है 1098 से 1099 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। इस प्रथम धर्म युद्ध में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एजिंटो व जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। क्या हुआ था इस समय में? फ्रांस और इटली के जितने भी सैनिक थे उन लोगों ने सीरिया में एंटियोक नाम का स्थान था वहाँ पर और जेरूसलम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद में द्वितीय धर्म युद्ध हुआ। द्वितीय धर्म युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1145 से लेकर के 1149 ईस्वी तक। इस युद्ध में जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमश्क पर अधिकार करने की कोशिश की, युद्ध किया, हमला किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तृतीय जो धर्म युद्ध हुआ है वो हुआ है 1189 ईस्वी। ठीक है। इस युद्ध में मिस्र का जो शासक था उसने 1291 ईस्वी में धर्म युद्ध करने वाले समस्त ईसाइयों को समस्त फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया था। लास्ट जो तृतीय युद्ध हुआ था इस समय पर, और इसके बाद में धर्म युद्धों पर रोक लगाने के लिए जो मिस्र का शासक था उसने 1291 ईस्वी में वो सारे ईसाई जो कि धर्म युद्ध में सम्मिलित थे उन सभी को वहाँ से बाहर निकालते हुए फिलिस्तीन की ओर भेज दिया था और फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद इन धर्म युद्धों से ईसाई और मुस्लिमों के जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, क्योंकि ये धर्म युद्ध दोनों के मध्य ही चल रहा था और मुस्लिम राज्यों के द्वारा ईसाई जनता के प्रति और कठोर रुख अपनाया जाने लगा, क्योंकि मुस्लिम राज्य पहले ही चाह रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग पहले ही चाह रहे थे कि हमारा समुदाय आगे बढ़े। इसी कारण उन्होंने अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे ईसाइयों को ललायत करके अपने धर्म में सम्मिलित करने की कोशिश की थी। अपने धर्म को बचाने के लिए ही ईसाइयों ने मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध किए। इन युद्धों के बाद में मुस्लिमों ने और ज़्यादा कड़वा रुख अपनाते हुए ईसाई धर्म के जितने भी लोग थे उनको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। वो क्षेत्र, वो राज्य जो कि पूरी तरीके से मुस्लिमों के अंडर थे, वहाँ पर मुस्लिमों का शासन था, उस राज्य में रहने वाले ईसाई लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा उन लोगों को प्रताड़ित किया गया और बहुत कठोर व्यवहार अपनाया गया। मुस्लिम सत्ता को पुनर्स्थापित करने के बाद में भी पूर्व और पश्चिम के मध्य व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों का प्रभाव बढ़ गया। यानी कि मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना के पश्चात भी पूर्व और पश्चिम के जो मध्य व्यापार थे उसमें इटली के व्यापारिक समुदायों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस स्थिति से और ज़्यादा घबरा करके इस्लाम जगत ये सोचने लगा कि क्यों ना अपने क्षेत्र को, अपने धर्म को और आगे बढ़ाया जाए। अगला जो टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है वो है अर्थव्यवस्था। ठीक है, हम यहाँ जो अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे उस अर्थव्यवस्था को अपन 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। जो अपन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे उसे 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। आपकी बुक में वैसे पैराग्राफ में दिया है बट हम इसे पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला रहेगा कृषि, दूसरा रहेगा शहरीकरण और तीसरा रहेगा व्यापार या वाणिज्य। आपको ऐसे पॉइंट्स में ही आंसर करना है। इन तीनों के बारे में जितना जो पढ़ेंगे आप वो इन तीनों के ही पैराग्राफ्स में आपको लिखना है। जैसे सबसे पहला कृषि के बारे में बता देती हूँ, आप लिख भी सकते हैं जो पॉइंट्स मैं आपको मेन बता रही हूँ। कृषि के बारे में क्या परिवर्तन आए कि नए विजित क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया और वो लोग मुख्य रूप से कृषि ही करते थे। कृषि भूमि पर राज्य का ही नियंत्रण हुआ करता था, क्योंकि कृषि भूमि पर जो भी उपज होती थी उसका एक बड़ा भाग कर के रूप में राज्य को या राजा को देना पड़ता था। कृषि की पैदावार पर खराज यानी कि जो टैक्स लिया जाता था, जो कर लिया जाता था वो खराज के नाम से जाना जाता था। ये आप टिक कर लेंगे यहाँ पर, ये एक अति लघुतरात्मक प्रश्न बनेगा
खेती की स्थिति के अनुसार आधे से लेकर 5वें हिस्से के बराबर ये कर हुआ करता था और यह खराज मुसलमानों पर कम था, यानी कि जो गैर मुसलमान थे उनके ऊपर कर की दर ज़्यादा थी और मुस्लिमों को कम टैक्स देना पड़ता था और जितना भी वो लोग उगाते थे उसका या तो आधे से लेकर के 5वें हिस्से तक उन्हें टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और राज्य में किन किन चीज़ों की कृषि की जाती थी? कपास की जाती थी, संतरे की जाती थी, केला, तरबूज, इस तरीके के जो खेती थी वो की जाती थी और यूरोप को इन सब चीज़ें का निर्यात किया जाता था, यानी ये सब चीज़ें उगाई जाती थी और इधर इस राज्य से यूरोप की ओर बेच दी जाती थी। अगली बात अब अपन पढ़ेंगे शहरीकरण के बारे में। शहरीकरण के बारे में बताया है कि इस्लामी सभ्यता के विकास के लिए अन्य नए क्षेत्रों की स्थापना होने लगी। उन क्षेत्रों में व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वो क्षेत्र डेवलप होने लगे और शहरों में बदलने लगे और इन शहरों में अरब सैनिकों को बसाया गया ज़्यादातर, जो कि कूफा, बसरा, फुस्तात और काहिरा आदि इन क्षेत्रों के प्रमुख बाज़ारों के रूप में जाने जाते हैं। इधर आप अंडरलाइन कर लोगे। इसके बाद में अब्बासी खिलाफत की राजधानी के रूप में स्थापित होने के पश्चात 50 वर्ष के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर 10 लाख हो गई, क्योंकि जब अब्बासी क्रांति हुई थी अब्बासियों ने सबसे पहले बगदाद को अपनी राजधानी बनाया और उस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा विकसित किया। इसी कारण से वहाँ की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 50 वर्षों के अंदर बढ़ कर के वो 10 लाख तक हो गई थी। और इस बगदाद के अलावा दमश्क, इस्फान, समरकंद, ये कुछ ऐसे शहर रहे जो कि मुख्य थे। इन्हें आप अंडरलाइन कर लेंगे और लर्न भी करेंगे। शहर के केंद्र में 2 इमारतें होती थी। शहर जितने थे उनमें मुख्य रूप से 2 इमारतें होती थी जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्तियों का प्रसारण होता था, यानी कि जितने भी उद्योग धंधे थे इन इमारतों में ही चला करते थे। इधर से ही इनका कार्य आगे निस्तारित किया जाता था। इनमें से एक मस्जिद होती थी जिसे मस्जिद अल जामी कहते थे। इधर आप अंडरलाइन करेंगे कि मस्जिद अल जामी के नाम से किसे जाना जाता है। और दूसरी केंद्रीय मंडी हुआ करती थी जिसे सुक कहा जाता था। उसके बाद शहर में व्यापारियों, प्रशासकों और विद्वानों के लिए अलग से घर हुआ करते थे जो कि शहर के बीच में स्थित थे, या हम कहें इन मुख्य इमारतों के पास में स्थित हुआ करते थे। जबकि जो सामान्य नागरिक थे, सैनिक थे, उनके रहने के लिए शहर के थोड़ा बाहरी इलाके में मकान बनाए जाते थे। इसके बाद व्यापार के बारे में आपको बताया है कि मुस्लिम साम्राज्य को वहाँ की भौगोलिक स्थिति से भी बहुत ज़्यादा सहायता हुई थी, क्योंकि जो अरब और ईरान था वो उधर के व्यापारियों का भारत और यूरोप के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार बना हुआ था। जितने भी अरब और ईरानी व्यापारी थे वो भारत और यूरोप से समुद्री मार्ग से व्यापार किया करते थे। ये व्यापार 2 समुद्रों से ज़्यादा हुआ करता था, एक तो लाल सागर और दूसरा फारस की खाड़ी से। किन किन चीज़ों का व्यापार होता था? मसालों का, कपड़ों का, चीनी मिट्टी की वस्तुओं का, बारूद का व्यापार होता था। और भारत और चीन से लाल सागर के पत्तनों और फारस की खाड़ी से पत्तनों तक जहाज पर लाया जाता था। इन दोनों ही क्षेत्रों से सामान ले जाया जाता था और यहाँ से माल को ज़मीन पर ला करके ऊँट के सहारे काफिलों में, झुंडों में एकत्रित करके अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता था, जैसे कि बगदाद, दमश्क और एलोपो राज्य में भेजा जाता था। सोना कहाँ से आता था? सूडान। और चांदी मध्य एशिया से आयात की जाती थी, जबकि कीमती वस्तुएं और सिक्के यूरोप से मंगाए जाते थे। सोना और चांदी तथा तांबा जो है उसके सिक्के बनाए जाते थे, जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता था। साथ में साख पत्रों और हुंडियों का भी उपयोग किया जाता था। जैसे अपन बोलते हैं चेक और लिखित दस्तावेज जो कि मूल्य का काम करता है, सामान खरीदने और बेचने के लिए उनका भी उपयोग किया जाता था, जिनका उपयोग ज़्यादातर व्यापारी साहूकार किया करते थे, ताकि ज़्यादा अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा करके वो पेपर वर्क के थ्रू ही भुगतान कर दें। इस्लाम में ब्याज को लेना गैर कानूनी माना जाता था, इसलिए ब्याज नहीं लिया करते थे। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से सूदखोरी कर लेते थे, यानी कि ब्याज ले लिया करते थे जब उधारी पर पैसा देते थे।
साथ में एक बात और बताई गई है कि 1001 रातें, अलीफ, लैला व लैला की कई कहानियों में हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर मिलती है। इन कहानियों में मालिकों, गुलामों, सौदागरों और सर्राफों जैसे कई पात्रों का वर्णन मिलता है। यानी कि ये जो कहानियाँ हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि जो मध्यकालीन मुस्लिम समाज था उसमें सौदागर भी थे, गुलाम भी थे, मालिक भी थे और सर्राफे यानी व्यापारी भी थे, जिससे हमें पता चलता है कि मध्यकालीन मुस्लिम समाज में व्यापार की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ तक आज जो अपन ने पढ़ लिया है उससे संबंधित अब मैं आपको कुछ मुख्य प्रश्न दे रही हूँ जो कि आपको आपकी गृह कार्य में कंप्लीट कर लेने हैं। जितना भी मैंने जो आपको टॉपिक वाइज बताया है अभी उस सबको आपको लिख लेना है आपकी नोटबुक के अंदर। इसी हिसाब से आपको पॉइंट्स भी बना लेने हैं जो भी मैंने आपको बताए थे। आप अब क्वेश्चंस लिखेंगे, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दे रही हूँ। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका। अब्बासी कौन थे? प्रश्न नंबर 2, अब्बासियों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? अगला प्रश्न है गजनी सल्तनत की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 4, अल-जामी व सुक से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 5, मध्यकालीन मुस्लिम जगत का व्यापार भारत में किन मार्गों से होता था? अब लघुतरात्मक प्रश्न, अब्बासी क्रांति की व्याख्या कीजिए।
प्रश्न नंबर 7, धर्मयुद्ध से क्या तात्पर्य है? धर्म युद्धों पर टिप्पणी दीजिए। प्रश्न नंबर 8, शहरीकरण को समझाते हुए मध्यकालीन मुस्लिम राज्य के शहरों के नाम बताइए। और अंतिम प्रश्न है, ये निबंधात्मक प्रकार का है। इस्लामी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। इन क्वेश्चंस को आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है टाइमली। आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।